कि लूटा जो देश मेरा लुटता चला गया, बटा जो देश मेरा बटता चला गया, नेपाल ब्रह्मा तिब्बत अफगानिस्तान पहले ही चला गया। और कई संघर्षों और बलिदानों से मिली थी आज़ादी मुझे, कई संघर्षों और बलिदानों से मिली थी आज़ादी मुझे। और बटा जो देश धर्मों में मेरा, तो आज़ादी के बाद बांग्ला पाकिस्तान भी चला गया, बांग्ला पाकिस्तान भी चला गया। ये हमारा नमस्कार साथियों, मैं विशेष कुमावत इतिहास कालक्रम का थर्ड पार्ट और अंतिम पार्ट लेकर आया हूँ। प्राचीन काल हो गया था, मध्यकाल हो गया, अब अपना अंतिम रहा है इसमें आधुनिक काल। आधुनिक काल जिसका समय है 1757 से 1947। याद रहे वाल को, एक बार आपको कालक्रम याद हो गया ना, तो इतिहास आपको याद करना बिल्कुल सरल हो जाएगा। क्योंकि जब हमें सन पता होगा कौन सा राजवंश किस समय का है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि कौन सी घटना कब घटी होगी। ये सभी इस कालक्रम में आ जाएगा। देखो, आधुनिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा था, उसी प्रकार आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। और आपको अच्छे से समझ लेना है, पहला है पूरा आधुनिक काल और बाद का है उत्तर आधुनिक काल। उत्तर आधुनिक काल देखो सीधा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी कालक्रम है। एक बार अच्छे से आपको समझना है। अपना शुरू होता है पूरा आधुनिक काल 1757 से सीधे 100 साल 1857 तक, ठीक है। उसके बाद उत्तर आधुनिक काल का समय है 1857 से सीधे हमारी आज़ादी तक 1947 तक। देखो, इससे क्या समझने में आसानी रहेगी किस समय क्या घटना हुई थी, क्योंकि ये जो युग है वो अंग्रेज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और भारत के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अपन क्षति लायक कह सकते हैं, विनाश लायक कह सकते हैं। इस युग में हालांकि अंग्रेज़ों ने हमें बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति सब कुछ हमसे छीन कर ले गए। तो ये युग है। इसके पहले वाला प्राचीन काल मध्यकाल डाला हुआ है। जिन जो साथी नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे नए हैं, वो मेरे पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिया गया है, उस पर सर्च करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरा आधुनिक काल पढ़ते हैं। पहले 1757 से लेकर 1857, इस 100 साल में क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ वो अपन बात करेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस काल के अंदर, आधुनिक काल में, अंग्रेज मध्यकाल में भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, और भी विदेशी जाति आई थी। बताया था आपको, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनमार्क आए, और अंत में जो है फ्रांसीसी आए थे। तो ये सब आए थे भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक नीति के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन भारत की दुर्बलता को देखते हुए, भारत के राजाओं के आपस में विरोध को देखते हुए, राजाओं के मतभेद को देखते हुए, इन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया और भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारंभ किया। कब अधिकार करना प्रारंभ किया? 1757 से लेकर 1857 तक भारतीय क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अधिकार किया था। अपन बात करते हैं अपने भारत की। ये अपना वृहद भारत हो जाता है, ये भारत हो जाता है। देखो, अपन सिर्फ यही भारत नहीं लेंगे, अपन इसमें ये वाला भी ऐड करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी ऐड करेंगे, नेपाल भी ऐड करेंगे, इधर अपना जो बांग्लादेश है वो भी ऐड करेंगे, और इधर म्यांमार पड़ता है या बर्मा पड़ता है वो भी अपन ऐड करेंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट काल है ये, अपन को अच्छे से समझना है। ध्यान रखना बाल को, हमें अंग्रेजों से वो भारत मिला है जिसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था। हमें वही भारत मिला है, अंग्रेजों का जिसके ऊपर अधिकार नहीं था वो भारत हमें मिल नहीं पाया। देखो, बात करते हैं अपन पहले घटना घटती है 1757, प्लासी का युद्ध। इसके तहत बंगाल का कुछ क्षेत्र, प्लासी, बंगाल का कुछ क्षेत्र भारत से अलग होना शुरू हो गया। मतलब ये पहली घटना थी जब अंग्रेज़ों ने भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करना प्रारंभ किया। और याद रखना, इस समय दिल्ली का शासक मुग़ल शासक कहलाते थे।
पूरे भारत के जो शासक होते थे वह दिल्ली के शासक के नाम से जाने जाते थे। उस समय मुग़लों का अधिकार था। कब से कब तक? 1757 से 1857 तक भारत पर मुग़ल रहेंगे। मतलब मुग़लों का एक क्षेत्र पूर्ण रूप से अलग हो गया। दूसरा 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इस युद्ध के साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। ये लो, बिहार और उड़ीसा, ये प्रदेश किसके अधीन आ गया? अंग्रेज़ों के अधीन। इसके बाद अंग्रेज़ों ने नीति देख ली और धीरे धीरे स्थानीय राजाओं से युद्ध करना प्रारंभ किए। 1798 में अधिकार हुआ निजाम। निजाम बोले तो हैदराबाद रियासत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। हैदराबाद पूरी ये रियासत 1798 में बनाया तो निजाम को ये मुखिया, लेकिन अधीन किसके है? वो अंग्रेज़ों के। इसके बाद ही यहाँ नीचे वाला क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, कुछ आंध्र प्रदेश, केरल का प्रदेश, ये पूरा मैसूर साम्राज्य था। इस पर अधिकार किया 1799। ये लो, 1799 में मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार। इसके बाद ऊपर आ जाओ, मराठा। ध्यान रखना, आधा गुजरात महाराष्ट्र में ही आता था उस समय। 1805 में पेशवा ने संधि कर ली थी अंग्रेज़ों के साथ में अधीनता की, और 1818 में मराठा साम्राज्य का पतन करके अंग्रेज़ों ने इसे पूर्ण रूप से बम्बई रेजिडेंट में बदल दिया। 1805 में तो मराठा से संधि हुई थी अधीनता की, और 1818 में मराठा साम्राज्य समाप्त करके इसे बम्बई प्रांत में बदल दिया। बम्बई प्रांत, हालांकि उनके तरफ से तो बम्बई प्रांत पहले भी था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण को जीतकर बम्बई प्रांत कर दिया और मैसूर वाले को कर दिया मद्रास प्रांत। पूरा मद्रास प्रांत के नाम से जाना गया ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ राजस्थान। ध्यान रखना, अंग्रेज़ों के भारत के लगभग जितने भी राजा थे, राजाओं में मुख्य रूप से जो राजस्थान के राजा थे, इन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध नहीं किया था, अंग्रेज़ों से अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब 1817 से लेकर 1823 तक राजस्थान के जितने भी राजा थे सब अंग्रेज़ों के साथ में हो गए थे, अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये सब भी 1817 से 1823 तक अंग्रेज़ों के अधीन हो गए राजस्थान। अब अपन बात करें तो इधर देखो, ये पाकिस्तान का प्रदेश पड़ता है सिंध। सिंध पर भी अंग्रेज़ों ने अधीनता के नाम पर अधिकार करते हुए 1840 में अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेज़ों को सिंध कब मिल गया? 1840 में मिला सिंध, ठीक है। इसके पश्चात ऊपर पड़ता है पंजाब। आप सबको पता है पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, लेकिन जो विभाजन हुआ था उससे बड़ा पंजाब पाकिस्तान में रह गया था विभाजन की वजह से। तो इधर वाला जो प्रदेश है ये पूरा पंजाबी प्रदेश था, पंजाबी क्षेत्र था। ये 1849 में पंजाब पर अधिकार हुआ। 1849 में पंजाब पर अधिकार, 1849 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। और ये रही समस्या, अंग्रेज़ों का अफगानिस्तान के शासकों से भी युद्ध हुआ, कई बार विलय भी हुआ, कई बार विघटन भी हुआ। अपन डायरेक्ट विघटन पे चल जाते हैं। 1921 में रूस और इंग्लैंड के विवाद के कारण अफगानिस्तान में, मतलब रूस तो चाह रहा था मेरा, ये चाह रहा था इंग्लैंड चाह रहा था मेरा। 1921 में पूर्ण रूप से विभाजन कर दिया गया और अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। यहाँ डूरंड सीमा रेखा बना दी गई, ठीक है। अब देखो ये पूरा प्रदेश इस प्रकार, और कुछ रियासतें थी जो थी छोटी छोटी, इन्होंने भी बाद में भारत से संधि कर ली, अंग्रेज़ों से संधि कर ली। मुग़ल अभी तक भी थे। संपूर्ण भारत पर अधिकार होने के बाद अपन बात करते हैं इधर बर्मा की।
तो बर्मा को भी अंग्रेजों ने जीत लिया था। कब जीत लिया था? 1885 में। ये इसमें आएगा हालांकि, लेकिन अपन ध्यान रख लेते हैं 1885 में बर्मा को भारत के अधीन कर लिया था। ठीक है, अब ध्यान रखना नेपाल को अंग्रेजों ने अधीन किया ही नहीं, रेजिडेंट तो रखी लेकिन अधीन नहीं किया, तो ये स्वतंत्र रहा। तो जो देश स्वतंत्र रहे अंग्रेजों से, वो बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत से स्वतंत्र ही रह गए। अपन बात करते हैं इस युग की, और अंतिम चरण में यहाँ घटना घटती है 1857 की क्रांति। 49 से लेकर 56 तक डेलहौजी का शासन था। उसने बचे कुछ ही रियासतों को भी अपने अधीन कर लिया था। 3-4 आरोप लगाए थे गोद निषेध नीति के तहत, या कुशासन का आरोप लगाकर डेलहौजी की हड़प नीति या सेब नीति, उसके तहत बाद के अन्य रियासतों का भी इसमें विलय कर लिया था। इसलिए बाद के राजाओं में इसके प्रति विरोध था, और विरोध की वजह से घटना घटी 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति घटते ही संपूर्ण भारत में ये क्रांति हुई, लेकिन विफल होने की वजह से मुगल साम्राज्य को हटाकर भारत पर पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन स्थापित कर दिया गया। अंग्रेजों की पहली राजधानी कलकत्ता बनी थी 1911 में। देखा जाए तो इसको 1911 से बदलकर कलकत्ता की राजधानी कर दी थी, दिल्ली ले आए थे 1912 में। जब से अंग्रेज आए उनकी राजधानी कलकत्ता थी, मुख्य राजधानी। बाद में इसको परिवर्तित करके 1912 में दिल्ली कर दी। तो ये तो रहा 1857 की क्रांति तक का समय। इस समय में, इस वाले में, पूरा आधुनिक काल में अंग्रेजों ने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में अंग्रेजों ने अधिनियम द्वारा, हालांकि अधिनियम तो अंग्रेजों के पहले भी आ रहे थे, 1599 से अधिनियम बनना शुरू हो गए थे अंग्रेजों के, तो उनकी नीति कि भाई कितने वर्ष हमें राज करना है, कितने वर्ष नहीं करना है। लेकिन इसके बाद संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी स्थापित थे, अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया। पहले कंपनी का शासन था, अब अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया, और यहाँ से फिर नया युग प्रारंभ होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखो, अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि भारत के राजा एक नहीं थे और संपूर्ण भारत को लूटा गया। हालांकि इस युग में विस्तार भी बहुत हुआ, व्यापारिक योजनाएं भी खूब हुई, औद्योगिक क्रांतियाँ भी खूब हुई, फैक्ट्रियाँ भी लगे, कारखाने भी लगे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मुख्य जो बात थी, अंग्रेजों ने इस युग में भारत पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा लिया था, और भारत के राजा अलग अलग अधीनता के कारण अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, टुकड़े हो गए, लूटमार हो गए। तो अपन कह सकते हैं विभाजन के ऊपर कि लूटा जो देश मेरा लुटता चला गया, बटा जो देश मेरा बटता चला गया, नेपाल, ब्रह्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान पहले ही चला गया, और कई संघर्ष और बलिदानों से मिली थी आज़ादी मुझे, कई संघर्ष और बलिदानों से मिली थी आज़ादी मुझे, और बटा जो देश धर्मों में मेरा, तो आज़ादी के बाद बांग्ला पाकिस्तान भी चला गया, बांग्ला पाकिस्तान भी चला गया। ये हमारी जो विचारधारा है धर्मों के विवाद को लेकर, या एकता जो है ही नहीं उसे लेकर, उसी की वजह से भारत का विघटन होता चला गया, भारत पर अंग्रेजों का राज होता चला गया। तो ये रहा अपना 1757 से 1857 तक पूरा आधुनिक काल। अब अपन पढ़ते हैं उत्तर आधुनिक काल। चलो, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब आ जाता है अपना युग जो है 1857 से 1947। अपन अपने स्तर पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं। अपने स्तर पर कौन कौन से भाग कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं, एक तो अंग्रेजी संविधान के अनुसार, अंग्रेजी संविधान के अनुसार, और एक भाग अपन करना चाहे इसी के अंदर, भाई अपने स्तर पर अंग्रेजों के अकॉर्डिंग अलग पढ़ते हैं, और भारतीय राजनेताओं के अनुसार, भारतीय राजनेताओं के अनुसार। समय पूरा का पूरा यही रहेगा।
अंग्रेजी वाले पढ़ लेते हैं तो इसमें क्या अंग्रेजों ने अपने अपने फिर पहले भी नियम बना रहे थे, अब नियमों को व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया, संविधान लाना प्रारंभ कर दिया। देखो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पहली रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई और घोषणा में ये कह दिया गया कि संपूर्ण भारत अब अंग्रेजी देश के दिन मना जाएगा और इस पर कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में 1861 में कानून आया, फिर उसके बाद 1892 में मुख्य कानून आया, फिर उसके बाद अगर देखें तो 1909 में मार्ले मिंटो कानून आया। मार्ले मिंटो, इन कानूनों के अनुसार ही फिर भारत की राज्य व्यवस्था चली। और इसके बाद 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कानून आया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कानून आया। और इसके बाद में बात करें तो 1935 का कानून आया, भारत सरकार 1935 अधिनियम, जिसे श्वेत पत्र अधिनियम भी कहते हैं, श्वेत पत्र अधिनियम। और उसके बाद अंतिम जो रहा भारत सरकार शासन या भारत शासन कानून 1947 में। इसी के तहत भारत को आज़ादी दे दी गई। तो मैंने एक लाइन कही थी कि जाते जाते जो देश बटा धर्मों में, तो जाते जाते आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान बांग्ला तक चला गया। तो 1947 तक हमें आज़ादी मिल गई और आज़ादी के बाद भी हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान को खो दिया था। तो एक तरफ तो इस नियमों के अनुसार अपन पढ़ सकते हैं, और दूसरा अपना 1857 से 1947 का अगर बात करें भारतीय शासकों के अनुसार, तो इसको अपन विभाजित करेंगे इस प्रकार, इसे भी दो भागों में बांटेंगे। और इम्पोर्टेंट है, जब तक भाग नहीं करेंगे याद नहीं होगा, ध्यान दे लो, याद नहीं होगा कह रहा हूँ मैं। और एक बार अगर आपने ध्यान दे लिया तो इतिहास कहीं नहीं जाएगा। इसे अपन बांट देते हैं 1857 से 1885, 1885 से लेकर 1919। देखो ये वाला देख लेते हैं, ये रहा राजनीतिक संगठन का, राजनीतिक संगठन का युग, राजनीतिक संगठन का युग। इस युग में भारत में कई राजनीतिक संगठन बने, जिसमें कांग्रेस भी थी, इंडियन एसोसिएशन और बहुत सारे संगठन, राजनीतिक संगठन इस युग में बने थे। इस युग में कांग्रेस देश का बड़ा संगठन बनकर आया। और इस काल को अपन दो भाग में कर देते हैं, ये लो, एक तो हो जाएगा कांग्रेस के गर्म दल का युग, एक हो जाएगा नरम दल का युग। पहले तो कर देते नरम दल, जो कि कांग्रेस के थे, नरम दल कांग्रेस का युग 1885 से 1907 तक। उसके बाद आ गया कांग्रेस का ही गरम दल 1907 से 1919, ये हो गया गरम दल। मतलब इस समय वर्चस्व जो पूरा 1985 से 1905 तक गरम दल नरम दल एक ही था, लेकिन बाद में विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन की वजह से विरोध होना प्रारंभ हुआ, नरम दल में बटा। 1885 से 1907 तक का युग नरम दल का युग कहा जाता है। फिर बाद में गरम दल 1907 से 1919 तक गरम दल का युग प्रारंभ हुआ। और अंतिम जो युग आ जाता है 1919 से 1947 तक, 1919 से 1947 तक। 1, 2 और तीसरा अपन बात करें ये नीचे वाला 1919 से 1947 तक, इसे अपन कहेंगे गांधी युग। क्या कहेंगे? गांधी जी। इस युग में गांधी जी आ गए, गांधी जी। और गांधी जी के बारे में तो आप जानते हो उन्होंने क्या क्या किया है। गांधी जी ने देश में ऊंच नीच भेदभाव को मिटाया है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, देश की एकता को बढ़ावा दिया है, संपूर्ण देश को एक किया है। देश के राष्ट्रीय पिता के नाम से संबोधित किया जाता है गांधी जी को। बात करते हैं 1919 से 1947 के समय की, जिसे भारत में कहा जाता है गांधी युग। गांधी युग। गांधी जी ने इस समय भारत की बागडोर संभाली थी। थे तो ये भी कांग्रेस से ही, बाद में कांग्रेस से जुड़ गए थे,
लेकिन मुख्य रूप से गांधी युग मतलब इन्होंने बड़े बड़े देश के आंदोलन चलाए। इस युग में इनको मुख्य इसलिए माना जाता है, इनकी वजह से संपूर्ण देश के नागरिक एक हो गए थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति अपन कह सकते हैं जिनकी आवाज़ पर भारत के संपूर्ण लोग एक हो गए हो, इसलिए इस युग को गांधी युग कहा जाता है। और इन्होंने कहीं कुरीतियों का भी विनाश करने का सोचा, विरोध किया, कई संगठन बनाए जिन्होंने अच्छे कार्य किए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर जोर दिया। अपन बात करते हैं गांधी जी के युग की। इस युग को 3 भागों में अपन बांट सकते हैं या 3 घटनाओं में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। पहली जो घटना है इस युग की वो थी असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। दूसरा जो सबसे बड़ा फिर घटना रही वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो रहा 1930 से 1933 तक। उसके बाद तीसरा जो बड़ा घटना रही वो थी 1942 से 1947 तक, वो था असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व हमारे देश के बड़े नेता महात्मा गांधी जी ने ही किया था। अगर ये नहीं होते उस समय तो ये माना जाता है कि संपूर्ण देश एक नहीं होता। गांधी जी के बारे में कथन भी कहा जाता है कि ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा और शब्दों पे जोर दीजिएगा कि ऊंच नीच दूर कर, प्रेम को दिलों में भर, देश में जगाया स्वाभिमान को प्रणाम है, लालच को त्याग दिया, देश हित में काम दिया जो उनके बलिदान को प्रणाम है, एकता की सीख दी, अहिंसा को अपनाया, शाहकार जैसे गुणों को प्रणाम है, देश को दिखाया रास्ता बहुत नेक, ऐसे महात्मा गांधी को प्रणाम है, ऐसे महात्मा गांधी को प्रणाम है। धन्यवाद। कैसा लगा आप बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे डलेगा आपके पास बेल आइकन को दबाइएगा, सूचना आ जाएगी। और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।